नमस्कार। आज हम मीर जाफ़र के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें किस प्रकार बंगाल का नवाब बनाया गया, उनके साथ समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी तथा उन्हें नवाबी से हटाने के लिए क्या षड्यंत्र रचे गए। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। वह 1757 से 1760 के मध्य बंगाल का नवाब रहा, लेकिन वह नाम मात्र का नवाब था तथा वास्तविक शक्ति क्लाइव के हाथ में थी। क्लाइव ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान हों। उसने राय दुर्लभ को मंत्री पद पर नियुक्त करवाया। राय दुर्लभ निरंतर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, किंतु नवाब उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे क्लाइव का समर्थन प्राप्त था। इसी प्रकार नवाब बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण के विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई नहीं कर सका। इसी समय नवाब के 2 जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। क्लाइव ने नवाब को इन्हें दबाने का आदेश दिया और इसके लिए अपने 500 सैनिक भी भेजे। बदले में क्लाइव ने बंगाल में सोरे के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। जब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना तो उस समय अली गौहर, जो मुग़ल सम्राट आलमगीर का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अली गौहर इस समय अवध में भटक रहा था। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अव्यवस्था का हाल सुनकर इन प्रांतों में अपना भाग आजमाने का प्रयास किया। अली गौहर पटना तक बढ़ आया और 13 अप्रैल 1759 को उसने पटना पर आक्रमण कर दिया। पटना के नायब सूबेदार रामनारायण ने अली गौहर को मार भगाया और इस का श्रेय क्लाइव ने लिया। इस सहायता के लिए क्लाइव को मीर जाफ़र से कलकत्ता के दक्षिण प्रदेश की भूमि से होने वाली राजस्व की आय मिली। यह स्थान क्लाइव की जागीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1760 में अली गौहर ने पुनः बिहार पर आक्रमण किया, परंतु वह पुनः पराजित हुआ। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के रक्षक की भूमिका निभाना शुरू किया। ब्रिटिश लोग बंगाल में प्रभुत्व प्राप्त कर रहे थे। फ्रांसीसी तथा डच शक्ति समाप्त प्राय हो गई थी। बंगाल में डचों का भी व्यापार था। पटना, ढाका, पीपली, चिंसुरा तथा कासिम बाजार के निकट उनकी फैक्ट्रियां थीं। बड़ा गांव तथा चिंसुरा के प्रदेश तो उनके अधिकार में थे। अतः अंग्रेज़ों ने आवश्यक कार्रवाई के बाद डचों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। 25 नवंबर 1759 को बेदरा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए और उन्हें शांति संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। इसी समय मीरन डचों को सजा देने के लिए सेना सहित आ गया। अंत में क्लाइव ने मध्यस्थता करके संधि संपन्न करवाई, जिसके अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने तथा नई सैनिक भर्ती और किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए केवल 125 यूरोपियन सैनिक रखना ही स्वीकार किया। इस प्रकार बेदरा का युद्ध बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में प्लासी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। इससे बंगाल में अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। फ्रांसीसियों की भांति डचों की महत्वाकांक्षा भी पूर्ण रूप से कुचल दी गई। बंगाल में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही। मीर जाफ़र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता तथा क्रोधी स्वभाव के कारण इस समय प्रशासन व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे न तो खुद पर भरोसा था और न ही वह अपने किसी सहयोगी पर विश्वास करता था। राजकोष तो पहले से ही रिक्त था। मराठे भी निरंतर चौथ वसूल कर रहे थे और क्लाइव कर रहे थे। अव्यवस्था के कारण राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही थी। कंपनी तथा उसके अधिकारी भी नवाब से निरंतर धन मांग रहे थे। नवाब कंपनी को निर्धारित किस्तें भी नहीं चुका पा रहा था। ऐसी स्थिति में नवाब अपने सैनिकों का वेतन भी नहीं चुका पाया। नवाब को
बर्दवान, नदिया तथा हुगली के क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार तब तक के लिए अंग्रेजी कंपनी को सौंपना पड़ा जब तक कि उसकी किस्तों का धन वसूल न हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में 25 फरवरी 1760 को क्लाइव हॉलवेल को कंपनी का कार्यों का चार्ज देकर स्वदेश चला गया। इसी समय जुलाई 1760 में वेंसीटार्ट को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेजा गया, जिसके समय एलिस को कंपनी की पटना फैक्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कंपनी के पदाधिकारियों का जिस तेजी के साथ परिवर्तन किया जा रहा था, उससे मीर जाफर के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। इस समय अली गौहर का भय अभी भी बना हुआ था। मराठे भी निरंतर चौथ वसूल कर रहे थे और 3 जुलाई 1760 को मीरन की किसी ने हत्या भी कर दी थी। इससे अंग्रेज़ों को नायब नवाब की नियुक्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का निश्चय किया जो उनके इशारे पर चले और उन्हें काफ़ी भेंट और उपहार दे। वह व्यक्ति मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था। यह अत्यंत धनी व्यक्ति था। उसने नवाब बनते ही अंग्रेज़ों को हर सहायता का आश्वासन दिया। उससे प्राप्त बहुमूल्य उपहारों से अंग्रेज़ पदाधिकारी खुश हो गए। अब उन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा ताकि उन्हें धन की प्राप्ति हो सके। इस संबंध में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें 1760 की रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इस समय कंपनी को धन की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि फ्रांसीसियों से युद्ध के कारण खजाना खाली हो गया था और मद्रास के अधिकारी भी बंगाल के अधिकारियों से धन मांग रहे थे। बिहार में नियुक्त अंग्रेज़ों की सेना को वेतन नहीं चुकाया जा रहा था, जिससे सैनिक बगावत की बात करने लगे। कंपनी को इस आर्थिक संकट से उभारने वाला मीर कासिम ही लगा, क्योंकि उसके पास धन था और वह नवाब बनने की इच्छा रखता था। 27 सितंबर 1760 को वेंसीटार्ट ने मीर कासिम के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसमें मीर कासिम को नवाब बनाने की बात कही। अक्टूबर 1760 में वेंसीटार्ट सेना सहित मुर्शिदाबाद गया और मीर जाफर को गद्दी छोड़ने की बात कही। विवश होकर उसने पर्याप्त निर्वाह भत्ता तथा सुरक्षा के आश्वासन पर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। वह कलकत्ता चला गया और वहीं रहने लगा। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब घोषित कर दिया गया। इस प्रकार हमने मीर जाफर के बारे में जाना। आगे हम मीर कासिम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।